Hello everyone, this is Aprajita and I am here with my new video on the chapter Heredity and Variation. This is very first lecture of this chapter. Before starting, first of all, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसमें कंटेंट्स काफ़ी कम है बट इनका जो मार्क्स है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर के बिल्कुल इक्वल रहता है। तो इस छोटे से चैप्टर को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको उतना ही मार्क्स आ जाएगा जितना हम रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सबसे पहले तो इनका जो नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके बारे में बात करना होगा। ठीक है, तो वैसे भी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टर्म्स स्टार्टिंग में ही जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आफ्टर वी स्टार्टेड वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में है क्या, करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है ये बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हैं हम? Sexual reproduction is a type of reproduction in which two parents are involved. इसी के साथ जब asexual reproduction की बात आती है तो asexual reproduction क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सपोज दिस इज सम पेरेंट, वेट सपोज दिस इज सम पेरेंट, ओके, और इस पेरेंट का जो है कोई ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, ये पेरेंट का जो है ना कोई ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये पेरेंट का जो कैरेक्टर होगा, जैसा भी कैरेक्टर होगा, 100% कैरेक्टर जो है ना इस ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। ये होता है इन रिप्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो है दो पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक जो है वो है मदर और एक जो है वो है फादर। तो जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो फिर वो जब ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो क्या पैटर्न होगा, क्या इनहेरिटेंस का लॉ होगा, किस तरीके से कैरेक्टर जाएगा, 100% मदर का कैरेक्टर आएगा या 100% फादर का कैरेक्टर आएगा या दोनों का आएगा। अगर दोनों का आएगा तो उसके पीछे किस तरीके से क्या लॉज है, क्या प्रिंसिपल्स है, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। ओके, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनका लॉज, उनके इनहेरिटेंस का रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और अगर इस पे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं तो अब जो अगला जो मेरा टॉपिक आने जा रहा है दैट इज अबाउट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको देखने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म है वो है हेरिडिटी, विच इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, जो कि खुद ही इस चैप्टर का टाइटल है। तो जब हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्या है हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। इसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हम पढ़ेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रोसेस से हेरिडिटी होता है, मतलब जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना और इनहेरिटेंस जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होगा वो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगर, तो हमारे पास जो टर्म है वो है वेरिएशन, जो कि इस चैप्टर का टाइटल ही है। वेरिएशन के बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं? जैसे वेरिएशन क्या है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पॉपुलेशन ऑफ कैट, पॉपुलेशन ऑफ डॉग, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में जो जो एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं, जो एक दूसरे को अलग करते हैं, जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग ह्यूमन के पॉपुलेशन का। ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करते हैं, सपोज दिस इज एग्जांपल। तो इस ह्यूमन के पॉपुलेशन में हम पहचान लेंगे कि कौन कौन है, अलग अलग सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि हमारा बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है, जैसे सबके पास दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है, ये सब कुछ सेम है। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको बाकी ह्यूमन बींग से क्या करते हैं, अलग करते हैं। और इसी उसी कैरेक्टर्स को जो हमको बाकी उस पॉपुलेशन के उन ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनी डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स
जो भी इंडिविजुअल्स है उनके बीच का जो डिफरेंसेस है, यहाँ अमॉन्ग होना चाहिए था, डिफरेंसेस among the individuals in a species or a group of organism of any species, मतलब एक खास स्पीसीज जैसे ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है, उसके ग्रुप को या उसके पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंसेस होंगे उनको हम कहेंगे वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें हम आपको उतना जरूर बता देंगे जितना आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग अहेड इज द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ये जो पूरा पूरा चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसमें जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉज है, क्या इसका पैटर्न है। इन सारे चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस ब्रांच में आता है? जेनेटिक्स में आता है। ठीक है, जेनेटिक्स को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किनको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जोहान मेंडल के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब उनके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड अनदर टर्म लाइक जेनेटिक्स को तो हमने हेरिडिटी प्लस वेरिएशन करके डिफाइन किया। अगला जो हम कुछ कुछ और चीजें जो हैं जो बेसिक हैं इस ब्रांच के लिए, जेनेटिक्स के लिए, वो ये कि जो मेंडल का जेनेटिक्स है, मतलब जो मेंडल का आप जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो क्लासिकल जेनेटिक्स है। क्लासिकल जेनेटिक्स कहने का मतलब है कि जब जेनेटिक्स की शुरुआत हुई, जब इन सारे चीजों की शुरुआत हुई, तो जो लॉज और जो प्रिंसिपल्स था वो क्लासिकल जेनेटिक्स था। तो मेंडल इज फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का, मॉडर्न जेनेटिक्स क्लासिकल जेनेटिक्स से कैसे अलग है ये भी बताते हैं। जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें हमारे पास ज्यादा डिस्कवरीज थे, ज्यादा टेक्नोलॉजी था, तो उस बेसिस पे जो है मॉडर्न जेनेटिक्स का सारा लॉज दिया गया। क्लासिकल जेनेटिक्स लेकिन बेस है, हर चीज का बेस क्या है? क्लासिकल जेनेटिक्स है, जो मेंडल के द्वारा दिया हुआ सारा लॉज है उसमें। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जो था, जो भी लॉज था, वो प्लांट के एक्सपेरिमेंट पे था, दैट वाज पी प्लांट, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहते हैं। ह्यूमन के लिए जो है ह्यूमन का जेनेटिक्स थोड़ा प्लांट से डिफरेंट है, ऑब्वियस है, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो जेनेटिक्स भी अलग होगा। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है बैटसन को। बैटसन का जो है ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन जेनेटिक्स में। बैटसन के बारे में बात करते हैं। एक और नाम है जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बट जो ये तीन नाम दिख रहे हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे डिस्कवरीज और छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले काफी सारे साइंटिस्ट हैं। तो ये जो है ना, ये मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, ही वॉज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के सारे रूल्स लॉज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मॉर्गन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया? तो द मटेरियल फॉर द एक्सपेरिमेंट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या होता है? ये कॉमन फ्रूट फ्लाई है, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको जो है कोई भी अगर फ्रूट है वो सड़ रहा है, जैसे बनाना हो गया या कोई राइप मैंगोज हो गया, अगर वो सड़ रहा है तो उसके ऊपर छोटे छोटे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट फ्लाइज जैसे जो है ना घूमते हैं ब्राउनिश टाइप के, उनको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई, जिसका बोटेनिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के बारे में, क्योंकि जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स, उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसका रहा है? मेंडल का। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मेंडल के बारे में। एज वी ऑल नो ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन शायद आपको जो है ना एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, उसके फादर कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज ग्रेगर जोहान मेंडल। ना, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे वो एक मॉन्क थे, चर्च में पादरी थे, प्रीस्ट थे। ठीक है, वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बस एक सिंपली वो एक सिंपल से प्रीस्ट थे, मॉन्क थे, जो चर्च में रहते थे और वहां पे अपना जो है ना उनका जो चर्च में उनका सारा दिन रहता था, बीतता था। लेकिन वहां पे ना चर्च में क्या होता है कि पहले, अभी भी होता है, चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं वो लोग पीछे के साइड में अपना जो है जो लैंड होता था उसमें अपना खेती और
ये सब कुछ करके अपना खाना पीना वो करते थे, क्योंकि उनको जो सैलरी थी शायद उतनी नहीं होती होगी, तो वो जो है ना वो पीछे ही रह के पी प्लांट पे वो अपना खेती वेती करते थे, वहां पे पी प्लांट का खेती करते थे और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अपना खेती करते थे, जिसमें उन्होंने पी प्लांट पे कुछ ऑब्जर्व किया होगा या कुछ ऐसा उनके दिमाग में आया होगा, तो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया फॉर 7 years। ठीक है, 7 साल का उनका एक्सपेरिमेंट रहा, फ्रॉम 1856 टू 1863। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बेस है, दिस एक्सपेरिमेंट, और जो कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट से, इसी से हम क्या स्टार्ट करते हैं, इसी से हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो भी उनको ऑब्जर्वेशन मिला, जो भी कंक्लूजन्स मिला, इसके लिए उन्होंने किसका यूज किया, मैथमेटिकल अप्रोच का यूज किया। जो भी मैथमेटिक्स, मतलब जैसे क्या यूज किया मैथमेटिक्स में, उन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा यूज किया, उन्होंने जो है फ्रीक्वेंसी, रेशियो, परसेंटेज, इन सब का यूज करके जो है ना एक कंक्लूजन और एक डेटा दिया। और आप जानते हैं कि जब मैथमेटिकल डेटा का हम यूज करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा एक्यूरेसी होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, रिजल्ट एक्यूरेसी उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उनके काम को टिल 1900, मतलब उनका जो काम था वो 1863 में खत्म हुआ एक्सपेरिमेंट, फिर उन्होंने अपना जो है रिसर्च पेपर या जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था उन्होंने पब्लिश किया, बट उनका जो काम था वो अननोटिस्ड रह गया, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला उनके काम को फॉर अप्रॉक्स आई थिंक 37 years, 38 years तक उनके काम को कोई भी नोटिस नहीं मिला, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, और लेकिन फिर उनका काम ईयर 1900, उनके मरने के काफी दिन बाद, ही डाइड इन 1869, तो 1900 में उनके काम को फिर से रिडिस्कवर किया गया, और जो उनका बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, तो इतने सालों तक उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा रीजन जो है उस टाइम में हम लोग दे सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन was a book, that is Origin of Species। Origin of Species के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, काफी फेमस बुक है, 1859 में पब्लिश हुआ था, इट वाज पब्लिश इन ईयर 1859, और इसको लिखने वाले साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। ही वाज आल्सो नॉट अ साइंटिस्ट, बट आफ्टर दैट ही गॉट द टाइटल ऑफ द साइंटिस्ट। तो वो जो है ना ये बुक लिखे थे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस टाइम का ये सबसे कंट्रोवर्शियल बुक था, और सारे जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी साइंटिफिक जो ग्रुप था, वो इस बुक के पीछे पड़ा कि ये बुक आखिर किस बेसिस पे लिखा गया है, व्हाट वाज द रूल। कुछ जो थे वो इसके पीछे थे, कुछ जो थे इसके अगेंस्ट में थे, तो ये बुक काफी कंट्रोवर्शियल रहा, और इस रीजन से भी कह सकते हैं कि मंडल के काम को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, ज्यादा क्या कुछ रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। क्या था इस बुक में, दिस बुक कंटेन थ्योरीज अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन हम ये समझते हैं कि जब कोई एक स्पीसीज इवॉल्व होके, चेंज होके, मॉडिफाई होके कोई नया स्पीसीज बनाता है, जैसे सॉरी, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो बंदर है वो इवॉल्व हुआ, आदमी बना, ये भी किसका थ्योरी है, ये भी इवोल्यूशन का थ्योरी है, एंड इट वाज रिटन इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो साइंटिस्ट जो थे इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और बहुत सारा इस पे कंट्रोवर्सी रहा, बहुत सारा इस पे डिबेट्स हुआ, और फाइनली जो है ना इस बुक की वजह से, ये भी एक रीजन है, मतलब सिर्फ ये बुक रीजन नहीं है, बट ये भी एक रीजन है कि जो इनका जो बुक है, सॉरी मेंडल का जो काम है वो अननोटिस्ड रहा। और भी रीजंस कह सकते हैं, जैसे ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, तो उनके वर्क को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया होगा, बिकॉज साइंटिफिक जो ग्रुप होगी वो सिर्फ साइंटिस्ट के बात को वैल्यू देते होंगे, ये सब मान सकते हैं, बट दिस बुक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, मूविंग अहेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पुराने टाइम में जब बोर्ड एग्जाम होता था, ठीक है, तो उस टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चंस, जैसे वाई मंडल चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड नाउअडेज आल्सो, अभी भी आ सकता है, बट अब हम इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चुना, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मेंडल को पी प्लांट से क्या फायदा हुआ, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग पी प्लांट, और व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4 रीजन जो है ना हम देंगे पी प्लांट को चुनने का। देयर वर 4 इंपॉर्टेंट रीजंस।
ठीक है, जो सबसे पहला है वो ये कि पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी शॉर्ट होता है। पी प्लांट हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, बहुत ही छोटा लाइफ होता है। ठीक है, तो अब मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, तो ये तो पॉसिबल है ना कि मेंडल ने बहुत सारे जनरेशन देखे होंगे पी प्लांट के। अगर मेंडल कोई ऐसा प्लांट चुनते जिसमें क्या होता कि जिसका जनरेशन टाइम या जिसका एक जनरेशन ही 100 साल 150 साल तक रहता, तो मेंडल अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। तो उन्होंने पी प्लांट चुना जिसका जो लाइफ स्पैन था वो काफी शॉर्ट था और बहुत कम टाइम में जो है ना उसका अलग अलग जनरेशन आता गया। ठीक है, अनदर रीजन इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आफ्टर सिंगल क्रॉस। एक सिंगल क्रॉस के बाद जो है ना एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन के आते थे। एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन के आते थे। जैसे पी प्लांट हम जानते हैं कि जो मटर होता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक बार में ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन के आते थे। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था क्योंकि जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा करेंगे उतना अच्छा हमारा जो है ना रिजल्ट आएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने से जो है ना मेंडल का जो डेटा था वो ज्यादा एक्यूरेट होता था। थर्ड वन इज हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। पी प्लांट जो होता है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये भी बहुत बेनिफिशियल था। सबसे पहले व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? अ फ्लावर विच कंटेन बोथ एंथर एंड स्टिग्मा। ऐसा प्लांट जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एंथर भी प्रेजेंट होगा और स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंथर क्या है? एंथर इज मेल गैमेट। एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। मेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। और जो स्टिग्मा होता है, या स्टिग्मा के साथ हम कह सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी, तो ये ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? फीमेल गैमेट। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो सके, दोनों का सेक्सुअल पार्ट हो, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। पी प्लांट में क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो उनको अगर किसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाना है या क्रॉस पॉलिनेट करवाना है तो उनको अलग अलग जो है ना प्लांट्स नहीं खोजना पड़ता था। हर प्लांट में उनको मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स इजिली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट था पी प्लांट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था पी प्लांट का, दैट वाज having 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। फिनोटिपिक कैरेक्टर था, मतलब जिसको हम देख सकते हैं वो था। अब इसका मतलब समझते हैं पहले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या। जब हमारे पास अपोजिट होता है कैरेक्टर, अपोजिट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, लाइक इफ अगर कोई कैरेक्टर है उसमें अगर कोई एक चीज ब्लैक है तो दूसरा क्या होना चाहिए? बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। एकदम अपोजिट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था जिसका यूज मेंडल ने किया। नाउ व्हाट वर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? ठीक है, अगर हम इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या है इसमें हमारे पास? कैरेक्टर्स जो है हमारे पास सीड शेप है। अब सीड शेप में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है हमारे पास। ठीक है, क्या है? या तो सीड शेप राउंड हो और या तो सीड शेप रिंकल्ड हो। ठीक है, ये दो। सीड कलर में हमारे पास क्या है? या तो येलो हो और या तो फिर क्या हो? ग्रीन हो। और इस तरीके से ना ये 7 कैरेक्टर है। सीड कलर, पॉड कलर, ठीक है, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट साइज। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स जो है ना यहाँ प्रेजेंट है। प्लांट साइज में क्या है? या तो एक टॉल होगा या तो एक ड्वार्फ होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसमें? इंटरमीडिएट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये कोई पी प्लांट है, ये साइज अगर जो है ना हम मान लेते हैं टॉल के लिए मानते हैं। ठीक है, और अगर ये साइज जो है ना वो ड्वार्फ पी प्लांट का है, तो इस बीच में ना कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं होगा। इस बीच में कोई भी जैसे ये अलग अलग छोटा छोटा ये जो हाइट है ना, ये सब जो यहाँ पे मैंने बनाया ये नहीं होगा। या तो ये वाला होगा और या तो ये होगा। ठीक है, ये बीच बीच वाला नहीं होगा। इसको हम बोल देंगे ये टॉल है और इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है? ये है ड्वार्फ। ये वाला जो है ना ये ड्वार्फ है। टॉल और ड्वार्फ, बीच बीच वाला कुछ हमको देखने इसमें नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट एब्सेंट है, एकदम से अपोजिट ट्रेट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब इन कैरेक्टर्स को कैसे यूज किया गया इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आगे वाले जब हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे या इस पे बात करेंगे, जब हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट और मेंडल के लॉज को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर इतना ही, और नेक्स्ट जो भी कंटेंट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।